गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल 11th के बारे में शुरू किया था। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैसे डिस्कवर किया गया। अब थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाएंगे। कुछ साइंटिस्ट आए उसके बाद जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है और ये सब चीज़ें। पहले सिर्फ एटम के बारे में पता था, फिर उसके बाद कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो कि फैराडे ने किया वो हुआ। उसके बाद हमें एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें ये बताया कि उसके ऊपर मास कितना होता है या E/m रेशो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास रेशो, जो चार्ज अपॉन मास रेशो है वो कितना होता है। तो बेसिकली जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हर चीज़ डिपेंड करती है चार्ज अपॉन मास रेशो पे। तो बेसिकली हम बोल देते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये हीलियम एटम है, या फिर इस मॉलिक्यूल का मास इतना है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक इतनी है। तो हाइड्रोजन तो सिर्फ एक नाम है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये होता है कि उसके ऊपर, एक एटम के ऊपर उसका चार्ज कितना है और उसका मास वो कितना कैरी करता है। अगर हमें ये पता है तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो ये हमें पता चला। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने E/m रेशो को निकाल कर देखा वो थे J.J. थॉमसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारा जो कैथोड रेज हैं, जो बेसिकली कैथोड रेज है उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये उन्होंने कैलकुलेट, चार्ज अपॉन मास रेशो उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो हम पहले उस एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट वही था सेम जो हम कल पढ़ रहे थे। अगर किसी बच्चे ने वो पहले नहीं पढ़ा है तो पहले उसे जाकर देखे, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसको किसी पोटेंशियल से उसने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर इसके अंदर होल कर रखा था। यहाँ से हमें ये पता है कि कैथोड रेज आ रही है, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। हमें ये पता है कि जो रेज है, कैथोड रेज, जिनको इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे हम कल, वो यहाँ से ट्रेवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में और इसको पास कर जाएंगे। फिर उसने एक काम क्या किया कि उसने यहाँ पर परपेंडिकुलरली नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और ऊपर नीचे दो प्लेट्स लगा दी, एक नेगेटिवली चार्ज थी, एक पॉजिटिवली चार्ज थी, और इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स इसके ऊपर यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ से कैथोड रेज हमारी आ रही है। मान लो ये परफोरेशन कर रखी है, तो यहाँ से हमारी कैथोड रेज आ रही है स्ट्रेट लाइन में। अब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रही है तो उसके ऊपर दो चीज़ें परपेंडिकुलर हो सकती हैं। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मेरी उंगली है, इसके ऊपर एक चीज़ तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है। मान लीजिए अगर ये मार्कर है और ये यहाँ पर है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये इस प्लेन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब मान लीजिए कि रेज ऐसे जा रही है, तो मेरी जो ये उंगली है ये आपकी डायरेक्शन दिखा रही है कैथोड रेज की। तो जो ये वाला अंगूठा है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देख लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक ये वाली जो उंगली है, ये देखिए ये वाली उंगली भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको, तो ये प्लेन है, इसके ऊपर ये वाली उंगली क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा।
तो उसने क्या नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है या मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है उनका इफेक्ट इस कैथोड रे पे होता है। पहली बात तो उसने ये नोटिस की, दैट मीन्स कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज इफेक्ट दिखाता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। यहाँ पर क्या था, फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि वही चमकदार मटेरियल, जो क्या करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर टकराएगा तो एक रिफ्लेक्शन देगा या कुछ ग्लो करके दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी ये चार्ज रेज हैं, ठीक है, उसने पहली चीज़ जो नोटिस की, मैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन लिख देता हूँ। तो आपके अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट आए पेपर में, आपको डिफाइन करना आए कैथोड रेज के बारे में, जो कि स्टार्ट किसने किया था, फैराडे ने, लेकिन जे थॉमसन ने इसके E/m रेशो के बारे में बताया था और आगे भी बहुत चीज़ें कैलकुलेट की थी। तो उसके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो चार्ज है, जो आप ये चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफ्लेक्शन शो करता है। मान लीजिए यहाँ पर जो चार्ज प्रोवाइड आप कर रहे हैं वो ज़्यादा है तो आपको डिफ्लेक्शन भी प्रोवाइड होगी, मतलब डिफ्लेक्शन में भी आपको पता चलेगा, डिफ्लेक्शन भी शो होगी। सेकंड पॉइंट होता है कि अगर कोई लाइटर पार्टिकल है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर जो गैस थी, हम कल कह रहे थे कि उसका कोई इफेक्ट शो नहीं होता। एक इफेक्ट ये शो होता है कि अगर कोई लाइटर गैस अगर आपने यहाँ पर ले ली है जिसके अंदर मास कम है, ठीक है, मास कम है, तो वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगी। डिफ्लेक्शन मतलब अपने पाथ से डेविएट होना, इस डिफ्लेक्शन में ज़्यादा शो करेगी। और जो डिफ्लेक्शन है वो आपकी पहला जो कंक्लूजन था वो था चार्ज एंड डिफ्लेक्शन, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगी। दूसरा कंक्लूजन उसने ये निकाला कि जितना कम मास होगा, जितना कम मास होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, ये सेकंड उसने कंक्लूजन निकाला था। फिर उसके बाद उसने थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला था, थर्ड कंक्लूजन उसने ये निकाला था कि बेसिकली सारा खेल यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक का हम समझ चुके थे। यहाँ पर क्या खेल हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, उसने मैग्नेटिक फील्ड को भी ऊपर नीचे किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऊपर नीचे किया। उसने तब तक किया जब तक वो दोबारा से स्ट्रेट लाइन में ना आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए उसने इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट किया या इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो ये नीचे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन के, अभी डिफ्लेक्शन नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी बात उसने नोटिस की कि जो ये नॉर्थ और साउथ पोल है, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड भी आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे, अगर आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो वो भी डिफ्लेक्शंस को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर आप घटाओगे तो किसी और डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, और अगर बढ़ाओगे तो इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर एम से रिप्रेजेंट करें तो वो भी डिफ्लेक्शन को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। अब उसको तीन चीज़ें मिल गई, चार्ज 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 से उसे पता चला कि चार्ज अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो डिफ्लेक्शन में कुछ ऊपर नीचे होगा। फिर उसने देखा मास को घटाओगे बढ़ाओगे तो भी डिफ्लेक्शन में ऊपर नीचे होगा। तो इस तरह से उसने क्या किया, E/m रेशियो को निकाल दिया। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास के नीचे मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। E/m रेशियो निकल कर आया था 1.1
1.75 इंटू 10⁻11 E बाई एम रेशो निकल के आया था 1.75 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ठीक है, तो हर चीज़ हम यूनिट में लिखेंगे। यूनिट को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता, तो आपको यूनिट्स में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। गुलाम जो होता है ना, गुलाम वो चार्ज की यूनिट होती है और मास की यूनिट होती है केजी। तो केजी मास नीचे है, इसके अपोन में है, तो इसलिए केजी इनवर्स आएगा। बाकी गुलाम तो आपको पता ही है चार्ज की यूनिट होती है। तो उसने ये निकाल के कैलकुलेट करके हमें बता दिया था। ये था आपका जे थॉमसन, जिन्होंने हमें ई बाई एम रेशो कैलकुलेट किया किसका, कैथोड रे का। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, जो कि R.A. मिलिकन जी ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या बताया था, देखिए अब तक हम जान चुके थे कि ई बाई एम रेशो क्या होता है, तो ई बाई एम रेशो कैलकुलेट हो चुका था। लेकिन R.A. मिलिकन, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जिसके अंदर इन्होंने हमें कैलकुलेट करके बताया था कि जो आपकी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो इन्होंने हमें चार्ज कैलकुलेट करके दिया। चार्ज कितना कैलकुलेट करके दिया, 1.67 इंटू 10⁻⁻18 1.607 इंटू 10⁻⁻18 माइनस 90। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो R.A. मिलिकन ने किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर उन्होंने हमें जो हमारे पास रेशो था ई बाई एम रेशो, उसकी बजाय हमें सिर्फ सीधा चार्ज निकाल कर दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो वो चार्ज निकल कर आया था 1.607 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये उसने निकाल कर हमें दिखाया था। अच्छा, अब हमें चार्ज पता चल गया, लेकिन हम एक चीज़ और जानते हैं, हमारे पास एक चीज़ और है, दैट इज ई बाई एम रेशियो विच इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये था, यही था ना। हाँ, तो अब इन दोनों चीज़ों से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो इजीली। कैसे करेंगे, हम इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर E की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमेशा कभी भी आप न्यूमेरिकल करते हो केमिस्ट्री के अंदर तो यूनिट्स को साथ लेके चलो। थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे 11th का, तो तब बहुत काम आएगी ये चीज़। अगर आप यूनिट्स को साथ लेके चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो यूनिट्स के अंदर फंसा देता है। आपको केजी की यूनिट कोई और दे देगा, ग्राम में दे देगा, तो आप अगर केजी में निकाल कर आ जाओगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने कूलम में लिया है चार्ज को। तो केजी जो होती है वो एसआई यूनिट होती है वेट की, ठीक है, मास की, तो इसलिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बस सीधा इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे 1.607 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन एम ई हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है जी, मास उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आएगा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम केजी पर केजी था, ये एम ई हो गया। अब देखिए कूलम से कूलम कट गया, केजी ऊपर आ जाएगा, तो
इसका जो आंसर आएगा ना वो केजी में आएगा। आप यहाँ लिख लीजिए, काट लेना, सॉरी केजी में आपको गुलाम होगा, तो आंसर आएगा केजी में, और ये आता है 9.1 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻31। 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ? तो हम ऐसे मास भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद आता है कैनाल रेस। मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे ही एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। और प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए? वो हुए कैनाल रेज के रूप में। कैनाल रेज के रूप में मतलब कि ऐसी रेज जो, जैसे अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें ये पता था कि कैथोड रेज ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। जहाँ पर कोई न्यूट्रल चीज़ है, न्यूट्रल चीज़ कब बनेगी? जब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अब अगर हमें नेगेटिव का पता है तो उसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव का भी होगा। उन पॉजिटिव रेज को जैसे ये मान लीजिए कि ये आपके इलेक्ट्रोड थे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपकी कैथोड रेज थी। ऐसी रेज जो इसके अपोजिट जा रही थी उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, उनको बोला गया कैनाल रेज, ठीक है। कैनाल रेज के रूप में वो डिस्कवर हुई। अब ये माना गया कि माना क्या गया, इसके कंक्लूजन्स जो निकले वो कैसे थे? तो कैनाल रेज के जो कंक्लूजन थे वो ये थे कि जो मास है ना, जैसे अब इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के गैसेस को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर लो, नाइट्रोजन को कर लो, कोई और गैस को कर लो। तो पहले मैंने बताया था कि गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल हो, सब में एक जैसा बिहेवियर बताता है। लेकिन जो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, सॉरी फॉर दैट, हाँ अब वो चली गई है डिस्टर्बेंस। तो जैसे नेगेटिव पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे थे? वो इस साइड ट्रेवल कर रहे थे। नेगेटिव जो आपकी कैथोड रे थी वो इस साइड ट्रेवल कर रही थी। तो जो पॉजिटिव रेज है वो इस साइड ट्रेवल करेंगी। वहाँ से हम जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि जो मास होगा ना वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल्स है इनका जो मास है वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी गैस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो नेचर हमें मिलेगा ना, आप कंक्लूजन्स निकालोगे या जो डिफ्लेक्शंस आप देखोगे वो सब डिपेंड करेगा कि आपका मास क्या है या आपकी नेचर क्या है गैस की। अगर आप नेचर ऑफ द गैस अलग अलग कर दोगे या फिर आप अलग यूज़ करोगे तो आपके जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट आएंगे। सीधी सी बात है, आपको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो जो अभी हम पढ़ेंगे भी, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना उसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप हाइड्रोजन गैस को यूज़ कर रहे हो, हाइड्रोजन का अगर एटम है या हाइड्रोजन गैस को अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। ऐसे ही जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल होते हैं वो, मतलब कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिटल्स में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर ही घुसते चले जाते हैं। तो पॉजिटिव जो
रेज है, पॉजिटिव जो रेज है वो डिपेंड कर रही हैं कि आपका नेचर क्या है गैस का। मास जो है आपका इसका इन रेज का, इन कैनाल रेज का, वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी नेचर क्या है गैस की। अगर आपने हल्की गैस यूज़ की है तो मास कम होगा, अगर आपने हैवी गैस यूज़ किया तो उसका मास ज़्यादा होगा। सेकंड जो है E/M रेशो, इनका भी अगर E/M रेशो निकाला जाए, अगर इनका भी अगर MP लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर मैं इन कैनाल रेज के पार्टिकल्स को नाम दूंगा प्रोटॉन, तो इसलिए E/MP जो रेशो है वो भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस पे, जो भी आपका नेचर है गैस का उसी पर डिपेंड करेगा कि ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा कि ये E/M रेशो क्या आएगा। ठीक है, उसके अंदर कांस्टेंट था, E/M रेशो कांस्टेंट था, इलेक्ट्रॉन के लिए वही होता है, वो फिक्स है, लेकिन इनके लिए डिफरेंट आएगा। फिर इसके बाद जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कैनाल रेज है, मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो जो ये कैनाल रेज हैं, ये कैनाल रेज जो हैं वो डिफ्लेक्शन शो करेंगी। डिफ्लेक्शन क्यों शो करेंगी? जो डिफ्लेक्शन ये शो करेंगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि अगर मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में इसके पास लेकर आऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स इससे यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो पॉजिटिव जो ये कैनाल रेज है इनको देखा गया कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इसकी तरफ जा रही हैं। दैट मीन्स इनका जो नेचर है वो अपोजिट है। नेचर क्या है इनका, पॉजिटिव है या अपोजिट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये देखा गया। फिर उसके बाद इनका जो, इनको हमने क्या बोला, जो इनका नेचर है वो अपोजिट है किसके, कैथोड रे के। इनको हमने बोला फिर कि कैनाल रेज को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन्स हैं। ये इसका कंक्लूजन नहीं है, बस ये तीन ही कंक्लूजन थे एक्सपेरिमेंट के। तो बेसिकली इन कैनाल रेज को बोला गया प्रोटॉन पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर उसके बाद जब इस मास को कैलकुलेट किया गया तो हमें जब ये, अब देखो एक बात देखो, हमें इसका चार्ज पता है। चार्ज कैसे पता है कि ये सेम बिहेवियर शो कर रही है पर अपोजिट साइड में। तो E की वैल्यू हमें पता है, E/MP की वैल्यू पता है, उससे जब मैंने इसका मास निकाला E तो इसका वही होएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अब जो MP है ना, MP यानी मास ऑफ द प्रोटॉन, दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है E/MP जो रेशियो है वो इसका निकल कर आया था, वो ही 1.75 इंटू, नहीं सीधा MP निकालते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो MP जो है वो उसका निकल कर आया 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका क्या निकल कर आया, MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब इसका पॉजिटिव चार्ज यानी इस न्यूक्लियस का मास किया गया या इसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया मास को, तो पता चला कि ये कम है, ज़्यादा नहीं है। ये मास क्या है, कम है, मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, चैडविक। चलिए मैं न्यूट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है या जो डिस्कवरी है वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी आप यही यहीं तक रखिए कि जो MP है, मास है प्रोटॉन का, वो इतना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, अब इसके बाद आता है चैडविक। चैडविक ने क्या किया भाई, चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम की एक शीट ली, एक बेरिलियम की शीट ली, बेरिलियम की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया।
ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनके अंदर से कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बीटा डिके करते हैं, कुछ अल्फा डिके करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आप समझ लीजिए कि जिसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज हो, टू पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो अल्फा पार्टिकल होता है, जिसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनको अगर बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया गया, इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को अगर छोड़ा गया तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले। ठीक है, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स इमिट हुए, इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन बोला। और न्यूट्रॉन क्यों बोला? न्यूट्रॉन इनका नाम पड़ गया, चैडविक ने इसका नाम न्यूट्रॉन बोला था। ठीक है, इनका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। फिर न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है, न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या निकल कर आई? एक निकल कर आई कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नहीं होता, चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसका जो मास होता है ना वो होता है, वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग इक्वल है ये प्रोटॉन के। प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 था, इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। थोड़े हैवी है पर ये न्यूट्रॉन्स हैं। इनका चार्ज होता है, मास होता है, E/m रेशियो। चार्ज नहीं होगा तो E/m रेशियो भी ज़ीरो ही आएगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो अब तक हमें क्या क्या पता चल गया है कि अब तक हमें इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या हमें इनके थ्रू नॉलेज मिल गई है। किस चीज़ की नॉलेज मिल गई है? कि जो एक एटम पहले हुआ था, आपको जो ये वैल्यूज़ है ना ये कुछ कुछ याद रखनी है। जैसे E/m रेशो ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन आपको एक तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन तो अपने आप ही याद हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दो चार चीज़ें आपको याद रखनी है, उनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। अच्छा, अब तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आप पढ़ चुके हैं डाल्टन का एटम क्या था। डाल्टन ने पहले एटम के बारे में बताया, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स फिर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स हमने पढ़े हैं। हायर क्लासेस में अगर आप जाएंगे और केमिस्ट्री वोट करेंगे तो इसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी आपको मीजन्स, एंटी मीजन्स, एंटी पार्टिकल्स, एंटी प्रोटीनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब होते हैं। न्यूट्रिनो, ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं जो आपको हायर क्लासेस में ही जानने को मिलेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि एटम को तोड़ा तो उसके अंदर तीन चीज़ें निकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हमने उसके बारे में ये पढ़ा है कि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, ये सब हमने जाना है। अच्छा, ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही मोस्टली बनता है, वो भी कैथोड रे के बारे में बनता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले फैराडे ने किया था, फिर उसके बाद किसने किया था? जे थॉमसन ने उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें खोद के निकाली थी। और जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन के बारे में मोस्टली यही पूछा जाता है कि इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं, और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है और इनका मास क्या होता है। न्यूट्रॉन का आपको बता दिया मैंने, चैडविक ने किया था, सारी चीज़ें बता दी। तो अब तक आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा वो होगा कि जो हमारा एटम है वो दिखता कैसा है, ये कैसे कैसे पता चला। ठीक है, तो एटम को पहले किसी और डिज़ाइन से जाना जाता था, फिर उसके बाद उसको थोड़ा और सुधारा, फिर उसके बाद थोड़ा और सुधारा, फिर जाते 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 और वो आज जो एटम हम मैंने यहाँ बनाया था थोड़ा सा वो कैसा दिखता है, वो इन्हीं की थ्योरीज़ की वजह से है। तो जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर है बेसिकली थ्योरेटिकल, इसके अंदर ज़्यादा कंसेप्चुअल कुछ नहीं है। जो साइंटिस्ट ने किया है वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे किया, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको कंसेप्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को लर्न कर पाए
और आप समझ पाएँ कि चलिए आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि हाँ यहाँ से कैथोड रे गई थी और फिर उसको परफोरेट कर दिया था और फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाके डला था, तब जाके उसे पता चला कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है। तो ऐसे अगर आप इमेजिन करके पढ़ेंगे तो वैल्यूज़ तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और बाकी जो उसके पीछे की कहानी है वो मैं यहाँ बता ही देता हूँ। तो ये पढ़ लीजिए। इसके बाद हम थ्योरीज ऑफ एटम, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड दैट्स इट।